Hello friends, my name is Professor Nidhishri Rawal. I am a faculty at JKSC. मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन का आज चैप्टर समझाने वाली हूँ विच इज़ चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर CSEET. अभी मैंने क्यों चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट किया है, क्योंकि वो एक बेसिक चैप्टर है विच इज़ इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वही है, क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन. तो हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे विच इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. ओके, हमने काफ़ी बार ये वर्ड सुना है, कम्युनिकेशन. इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड दैट वी ऑल हैव हर्ड. तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन? ओके, कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ एक्सचेंज्ड बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू वर्ड्स, साइंस, सिम्बॉल्स और बिहेवियर. दैट इज़, अगर हम किसी के भी साथ बातचीत करते हैं वो बन जाता है क्या, हमारा कम्युनिकेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट जो पार्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, इट इज़ अ वेरी कॉमन MCQ जो इंस्टीट्यूट ने काफ़ी बार पूछा हुआ है एग्ज़ाम में. दैट इज़, कम्युनिकेशन जो वर्ड है, द वर्ड कम्युनिकेशन, वो कहाँ से डिराइव हुआ है. लेट्स अंडरस्टैंड how is the word communication derived. Okay, communication is derived from a Latin word communis. कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड communis, जिसका मतलब होता है टू शेयर. जिसका मतलब क्या होता है? टू शेयर. जब आप किसी के भी साथ बातचीत करते हो, वेन एवर यू आर हैविंग कम्युनिकेशन, तो आप डेफिनेटली अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने मैसेजेस शेयर करते हो उनके साथ. इसीलिए जो वर्ड कम्युनिकेशन है इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्यूनिस. ओके, सो अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी विच इज़ what is communication and how is the word communication derived. Okay, now let's go to another definition which is business communication. अभी अपना पूरा सब्जेक्ट का नाम ही क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन. ओके, सो समझते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन. ओके, बिजनेस कम्युनिकेशन का डेफिनेशन शुरू करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हम कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, एनी बिजनेस दैट वी आर स्टार्टिंग, वो किसके लिए होता है? लाइक, इज इट फॉर चैरिटी, इज इट फॉर हेल्पिंग पीपल, और व्हाट इज़ अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस? इट इज़ टू अर्न प्रॉफिट्स एंड गेन्स. कोई भी पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट्स और गेन्स. ओके, सो उसी लॉजिक पे से हम डेफिनेशन डिराइव करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का. ओके, व्हेन द आइडियाज और मैसेजेस आर एक्सचेंज्ड विथ एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट्स और गेन्स, that is called business communication. Okay, once again, whenever ideas or messages are exchanged with an intention to earn profits or gains, that becomes a business communication. मतलब ऐसी बातचीत से जहाँ आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है, दैट मीन्स वेर एवर यू आर गोइंग टू अर्न प्रॉफिट्स और गेन्स, दैट बिकम्स योर बिजनेस कम्युनिकेशन. ओके, इज 3 थिंग्स क्लियर? फर्स्ट, व्हाट इज कम्युनिकेशन. सेकेंड, कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है. एंड थर्ड was definition of business communication. Okay, now let's go to the fourth
part of this chapter, that is definition of इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ओके, अभी समझते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है. लेट्स अंडरस्टैंड. ओके, अभी जितना भी मैंने आपको बताया है टिल नाउ, अप टिल नाउ इन दिस वीडियो, आई होप आप सबको समझ में आया होगा. Whatever I have discussed right now with you, I hope the things are clear. So let's understand what is effective communication. Okay, whenever a receiver, right now receivers कौन है? आप सारे स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो कौन हो गए? मेरे रिसीवर्स, एंड आई एम द सेंडर. सो समझो, whenever a receiver understands the message completely, उसी मैसेज को बोला जाता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन. लेट्स अंडरस्टैंड. whenever a receiver understands the message completely which is sent by the sender, that communication becomes an effective communication. मतलब अगर मेरे रिसीवर को सब कुछ जो भी मैंने सेंड किया है एज अ मैसेज समझ में आ जाता है, वो बन जाता है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ओके, वेरी इजी. Okay, now let's understand administrative communication. Okay, समझते हैं एक और definition ये chapter का, which is administrative communication. ठीक है, now let's understand. सबसे पहले तो ये definition हमें दिया है a person named Scott ने. किसने दिया है? a person named Scott. ठीक है, चलो let's understand now what is a administrative communication. चलो, whenever you go to a restaurant to eat food, या फिर आप कोई होटल में भी रहने जाते हो, so whenever you check out from the hotel, या फिर आपका जब भी डिनर या लंच ख़त्म हो जाता है, तो जब भी आप बिल पे करते हैं, आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया जाता है. लाइक यू हैव टू रेट देयर सर्विसेज, कैसा खाना था, हाउ वाज द हॉस्पिटैलिटी, हाउ वाज एवरीथिंग ओवरऑल, उसका आपको रेटिंग करना होता है अकॉर्डिंग टू योर ओन एक्सपीरियंस अबाउट दैट रेस्टोरेंट और अबाउट दैट प्रॉपर्टी. तो आप जब भी उसको रेटिंग देते हो, तो व्हाट आर यू डूइंग एज अ कस्टमर? आप अपना क्या देते हो? फीडबैक. आप अपना क्या देते हो? फीडबैक. सो अंडरस्टैंड, administrative communication is a communication which is supported by feedback, which is supported by what? Feedback. मतलब सपोज मेरा अपना एक रेस्टोरेंट है, आप उस रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हो. ठीक है, हमने आपको एक फीडबैक फॉर्म दे दिया, आपने हमें आपका whatever जो भी फीडबैक था अकॉर्डिंग टू द सर्विस, आपने वो हमें दे दिया. सो वो जो फीडबैक फॉर्म होता है, वो उस रेस्टोरेंट के लिए क्या बन जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन. दैट बिकम्स द एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन टू दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट. ओके, yes, so administrative communication is a communication which is backed by or supported by feedback. Okay, so ये एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन था ये चैप्टर का, विच इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. ओके, सो हमने क्या क्या कवर किया है अब तक? वी हैव कवर्ड व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, हाउ इज़ द वर्ड कम्युनिकेशन डिराइव्ड, what is business communication, what is effective communication, and what is administrative communication. I hope till now everything is clear. Okay, now I would suggest you students to just open the notes, या फिर अगर आपके पास notes नहीं है तो स्क्रीन पर देखना. I will just scroll the screen to the next topic that I am starting, which is फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन. लेट्स बिगिन. yes, can you see it on the screen? Features of communication. There are total 6 points. 6 points है totally features of communication में. एक एक करके समझते हैं. Okay, let's start. Okay, now it's a very basic
नॉलेज दैट अगर आप डेफिनेटली किसी के साथ बातचीत करते हैं, सो दैट इज यू हैव एटलीस्ट 2 people in a process of communication. yes, एक आप खुद हो जाते हो एंड एक सामने वाला हो जाता है जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर करते हो. yes, so the first feature that I am discussing is two-way process. कौन सा है? two-way process. okay, so there has to be minimum one sender and one receiver to establish a communication process. डेफिनेटली हम अपने आप के साथ तो ज़्यादा बात नहीं कर सकते, इसीलिए हमें द फर्स्ट फीचर जो समझना है वो क्या है? द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ अ two-way process. That means at least one sender and one receiver. okay, yes. Second point of features is ongoing process. क्या है? ongoing process. okay, now let's understand. अभी because of this whole pandemic situation the world is going through and आप सब लोग ये वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, तो जब तक हमारा पोर्शन ख़त्म नहीं होता है ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स जो आपका CSEET में है, तब तक हम ऑन गोइंग हमारा रिकॉर्डिंग लेक्चर्स करते रहेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, मतलब जब तक हमारा गोल अचीव नहीं होता है. गोल क्या है? कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपरली हमें एग्ज़ाम के लिए रेडी करना है. तो जब तक वो हमारा गोल अचीव नहीं होता है, हमारा ये ऑन गोइंग रिकॉर्डिंग लेक्चर्स चलता रहेगा. दैट इज़ द सेकेंड फीचर विच इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस. मतलब जब तक आपका जो गोल है वो अचीव नहीं होता है, तब तक द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ ऑन गोइंग. ओके, यस. Now third feature is consists of not only facts but ideas and emotions too. Okay, let's understand this कि ये क्या है. Supposing एक example लेते हैं ये समझने के लिए. आप सपोज अपसेट हो, ठीक है, घर में किसी से बात नहीं कर रहे. दैट मीन्स यू आर नॉट शेयरिंग एनीथिंग बाय वर्ड्स, बट आपके घर वाले आपके बिहेवियर से, आपके फेस एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि आपका आज मूड अच्छा नहीं है. दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, दे रियलाइजिंग आज कुछ गड़बड़ हुआ है, डेफिनेटली कुछ किसी के साथ लड़ाई हो गई है या समथिंग इज़ हैपेंड विच इज़ वाई यू आर नॉट इन अ गुड मूड. सो इवन दो आपने बहुत क्लियरली वर्ड्स यूज़ करके किसी को भी आपके घर पे बताया नहीं कि आपका आज मूड अच्छा नहीं है या जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रहे हैं, बट फिर भी आपके बिहेवियर पे से, आपके इमोशंस पे से आपके घर वालों को समझ आ जाता है कि आज कुछ तो गड़बड़ हुआ है. सो दे विल डेफिनेटली आस्क यू कि क्या हुआ है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज़ हमारे साथ शेयर करो. डेफिनेटली दे विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग. So that means communication consists of not only facts and ideas and messages but also emotions. Okay, that means it is verbal as well as non-verbal. Verbal मतलब बातचीत, when you are using words, when you are writing, that becomes your verbal communication. And non-verbal is your facial expressions, your behavior, your body language, your gestures. वो सब आपके बन जाते हैं क्या? Non-verbal communication. So communication consists of not only facts but also emotions. Okay, now the fourth feature is डायनामिक प्रोसेस. अभी सबसे पहले तो डायनामिक क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है. डायनामिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग, समथिंग दैट इज़ एवर चेंजिंग. हर बार कुछ ना कुछ जब चेंजेस होते रहता है उसको बोला जाता है डायनामिक. ओके, नाउ ऑल ऑफ अस आर ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम या एनी अदर सोशल मीडिया एप्स, ठीक है. अगर हम 10 साल पहले
और अभी का कंपैरिजन करें, लाइक इफ वी कंपेयर 2010 and 2020, 2010 was like absolutely having no such major uses of social media applications. सिर्फ आई थिंक व्हाट्सएप होता था एंड SMS होता था, यू नो, वो everybody of us, you know, used to send SMSs every day. But as and when the generation changed, as and when the needs, the requirement of the people changed, हमारा कम्युनिकेशन करने का तरीका भी चेंज होते रहा है. So if you compare 2010 and now if you compare 2020, there is so much of changes that has happened over this past decade. डेकेड तो काफ़ी लंबा स्पैन हो गया. अगर हम 1-2 साल पहले का भी कंपैरिजन करें, सो देयर इज़ कॉन्स्टेंट एवर चेंजिंग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन in order to adapt to the environment and needs of the people and the users. Okay, now next, fifth point, that is goal oriented process. Let's understand what is goal oriented process. Okay, supposing for example, मैं आपको एक example के साथ ये point समझाती हूँ. आप सब लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हो. येस, यू ऑल बिलोंग टू कॉमर्स बैकग्राउंड. ओके, नाउ योर आफ्टर 5 years डाउन द लाइन, समझो आपका ग्रेजुएशन हो गया, आप सब CSB बन गए. ओके, ऑब्वियसली 5 years डाउन द लाइन तो डेफिनेटली आप सब जॉब्स ढूंढोगे. यू विल डेफिनेटली लुक आउट फॉर जॉब्स आफ्टर योर ग्रेजुएशन एंड आफ्टर योर CS इज कम्प्लीटेड. तो आपका गोल क्या होगा कि एक कॉमर्स फील्ड में जहाँ पर CS की ज़रूरत है वहाँ पर आपको आपका जॉब मिल जाए. ओके, मैंने मेरे ऑर्गेनाइजेशन का एडवर्टाइजमेंट दिया है न्यूज़पेपर में एंड मुझे ना इंजीनियर्स की ज़रूरत है. आई रिक्वायर विच पीपल? आई रिक्वायर इंजीनियर्स, दैट मीन्स फ्रॉम दी साइंस बैकग्राउंड. अभी समझो, आपको भी जॉब की ज़रूरत तो है ही, बट क्या आप वो एडवर्टाइजमेंट देखकर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करोगे जॉब के लिए? येस और नो? डेफिनेटली नो, बिकॉज आपका गोल क्या था कि आपको एक कॉमर्स फील्ड में जहाँ पर एक CS की ज़रूरत है उस फील्ड में आपको जॉब मिले, उस फील्ड में आपको नौकरी मिले. आप इंजीनियर का नौकरी करके क्या करोगे? बिकॉज दैट्स नॉट योर गोल. सो अंडरस्टैंड, communication is a goal oriented process. Same to same, second example, आपको कॉमर्स फील्ड में आप हो, आपको CS के नौकरी की ज़रूरत है एंड मेरा भी CS फर्म है एंड मुझे भी रिक्रूट करना है नए लोगों को. येस, आई वॉन्ट टू एम्प्लॉय न्यू पीपल इन माई फर्म एंड आई विल गिव द एडवर्टाइजमेंट कि मुझे फ्रेश CS की ज़रूरत है. तो क्या अभी आप मेरे फर्म में अप्लाई करोगे जॉब के लिए? डेफिनेटली यू विल अप्लाई, बिकॉज नाउ माई गोल एंड योर गोल्स आर सेम. मेरा गोल क्या है कि मुझे नए लोग चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए एंड आपका गोल क्या है कि आपको नौकरी की ज़रूरत है. येस, सो कम्युनिकेशन इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. नेक्स्ट, last, interdisciplinary science. Yes, interdisciplinary science. If you see on the screen, इसका जो definition दिया है, that means the meaning of interdisciplinary science, समझते हैं. Knowledge derived from several science is used in communication. थोड़ा सा technical हो गया, but I will make you understand with a very simple example. Yes, understand the example of the 6th point, that is features of communication, which is interdisciplinary science. Okay, समझते हैं. अभी आप सबके जो फ्रेंड्स होंगे 10 स्टैंडर्ड तक आप सब एक स्कूल में होंगे. डेफिनेटली सेम स्कूल, सेम थिंग्स यू आर लर्निंग, एवरीथिंग इज सेम टिल 10 स्टैंडर्ड. बट फिर धीरे धीरे आप जब भी 11th में जाते हो तो आपका स्ट्रीम चेंज हो जाता है. यू डेफिनेटली चेंज योर स्ट्रीम. सम वुड हैव गॉन इन
साइंस, सम वुड हैव गॉन इन कॉमर्स, कुछ लोग ने आर्ट्स ले लिया होगा. तो सपोज आपके बहुत अच्छे फ्रेंड ने ले लिया है एडमिशन साइंस स्ट्रीम में एंड आप हो कॉमर्स स्ट्रीम में. यस, तो क्या आप उससे दोस्ती करना छोड़ दोगे? क्या आप उसको अभी आप उसके साथ बात नहीं करोगे? क्या आपकी फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाएगी? डेफिनेटली नहीं. आप डेफिनेटली उसके साथ फ्रेंड्स रहोगे इवन दो यू बिलोंग टू डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज. यस, आप कॉमर्स से हो, आपका दोस्त है साइंस स्ट्रीम से. सो दैट मीन्स देर आर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट फील्ड्स जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं. उसी का मतलब क्या होता है? इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. When people belonging to several fields of knowledge communicating with each other, that becomes what? Interdisciplinary science. Okay, so once again all the head points. Yes, समझते हैं. 6 points of features of communication. First क्या था? Two-way process. Then ongoing process. Third, consists of not only facts but ideas and emotions. Fourth, dynamic process. Fifth, goal oriented process. And last was interdisciplinary science. Okay, now let's understand इस पे MCQs कैसे आते हैं एग्जाम में. Okay, ऐसा MCQ आएगा, communication is a one way process, true or false. Options आपको दिए जाएंगे, true, false, partly true, partly false. I'm repeating my question again. Communication is a one-way process, true, false, partly true, partly false. तो आप क्या मार्क करोगे? The answer is going to be false, क्योंकि communication is a two-way process. Okay? ऐसे वो लोग MCQs पूछते हैं in the exam. I hope this topic of features of communication is clear to all the students. Okay. Now coming to the next part of the chapter, which is importance of communication. Let's just scroll through that topic, which is importance of communication. Okay. Now let's understand. Okay. अभी आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट एंड द सेकेंड पॉइंट टुगेदर. मतलब पहला और दूसरा पॉइंट का जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको एक साथ समझाने वाली हूँ, तो प्लीज़ ध्यान देना. 2 points ऑफ एक्सप्लेनेशन टुगेदर. सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंक्रीज इन साइज, एंड सेकेंड पॉइंट इज ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन. ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज एक बहुत ही छोटा सा स्टार्टअप है, ठीक है, very small startup you and your friends have started. Okay, chota business, that means the size of the organization is छोटू, it is small. तो ज़्यादा लोग नहीं होते हैं तो कम्युनिकेशन भी थोड़ा सा कम होता है. ज़्यादा लोग ज़्यादा कम्युनिकेशन, कम लोग कम कम्युनिकेशन. ओके, बट धीरे धीरे आपका जब भी बिजनेस एक्सपैंड होने लगता है, व्हेन इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग, दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड इन योर बिजनेस एंड योर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ started to increase. That means there is what? Expansion that is happening. तो अभी आप अकेले तो सब कुछ मैनेज नहीं कर पाओगे बिकॉज एक्सपेंशन हो रहा है बिजनेस का. You will definitely have to hire new people. That means there is growing specialization. अभी growing specialization मतलब क्या? आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ को संभालने के लिए ऐसे इंडिविजुअल्स को हायर करते हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड होंगे. यू विल हायर पीपल हु आर specialized in that particular field to handle different departments, to handle your business. So let's understand, when the size of the organization increases, definitely there is more communication that is going to happen. And अगर organization का size increase हो रहा है, that means there is expansion, तो definitely आपको नए specialized लोगों को hire करना पड़ेगा जो आपके बिजनेस को बराबर से हैंडल कर सके.
सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट एक साथ आपको समझाया है, विच इज increase in size, and second is growing specialization. Okay, now let's understand the third point, which is cutthroat competition. Okay, now let's take an example of our own organization, which is JKSC. Yes, अभी काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कॉमर्स CACS का कोचिंग प्रोवाइड करते हैं. दैट मीन्स इवन JKSC हैज़ अ कटथ्रोट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. बट अगर आपको सर्वाइव करना है वो पर्टिक्युलर कटथ्रोट कॉम्पिटिशन को, तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर पब्लिसिटी करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, सो दैट पीपल, द कंज्यूमर्स विल नो कि हाँ ये ऐसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ओके, जब भी अपना रिजल्ट का सीजन होता है, यू मस्ट हैव सीन BST बसेस पे काफ़ी अपने JKSC के होर्डिंग्स लग जाते हैं. रैंकर्स फैक्ट्री, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक ऑल ओवर इंडिया, एंड मोस्ट ऑफ द रैंकर्स आर फ्रॉम JKSC. See, right now, in order to survive the cutthroat competition, हमें definitely publicity करना ज़रूरी है, advertisement करना ज़रूरी है, and publicity and advertisement भी एक तरीके का क्या हो जाता है, communication. So, in order to survive the cutthroat competition in the market, there has to be proper communication in the form of advertisement and publicity. Okay, now let's understand the fourth point, which is trade union movement. Okay, अभी trade union movement क्या है समझते हैं. Okay, अभी suppose one side is workers and second side is the company, that means the managers. मतलब जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं एंड जो लोग कौन है, मैनेजमेंट है, जो लोग कौन है, मैनेजर्स है. ओके, तो अगर कुछ भी तकलीफ होती है वर्कर्स को एंड दे वांट सम सॉल्यूशंस फ्रॉम द मैनेजमेंट, दे विल डेफिनेटली पुट देयर कंप्लेंट्स टू द मैनेजमेंट ताकि उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए. बट ये जो प्रॉब्लम होता है, व्हाटएवर द वर्कर्स आर फेसिंग, वो उनका एक लीडर होता है जिसको बोलते हैं अपना trade union leader. So a trade union leader becomes the mediator between the workers and the organization and the managers. मतलब जो भी तकलीफ वर्कर्स को होगी वो किसको बताएंगे, ट्रेड यूनियन लीडर को. फिर ये ट्रेड यूनियन लीडर जाके बताएगा मैनेजर्स को, टॉप लेवल मैनेजर्स को, कि ये तकलीफ़ें हम फेस कर रहे हैं, प्लीज़ उसका हमें सल्यूशन दिया जाए. तो दिस बिकम्स अ स्मूथ फ्लो कि वर्कर्स जाए ट्रेड यूनियन लीडर के पास एंड ट्रेड यूनियन लीडर जाए ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजर्स के पास. इमेजिन अगर ट्रेड यूनियन लीडर, दैट मीन्स अ मीडिएटर, अगर नहीं होता है तो इतने सारे वर्कर्स एक साथ पहुंच जाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, तो थोड़ा सा इश्यू हो सकता है. देयर मे बी अ कन्फ्यूजन एंड उनको प्रॉपर सल्यूशन ना मिले अपने प्रॉब्लम्स का. तो यहाँ पर अ ट्रेड यूनियन लीडर बिकम्स द मीडिएटर in order to have smooth flow of communication between the workers and the top level managers. Okay, now let's understand the next point, which is human relations. Okay, now समझते हैं human relations क्या होता है. Like for example, अगर आप एक कंपनी में काम करते हो, आपका फर्स्ट डे है, डेफिनेटली आप लोगों से पहली बार मिल रहे हो, तो थोड़ी सी अपनी बातचीत आप कम रखोगे. येस, बिकॉज द पीपल आर न्यू टू यू. आप भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नए हो, इट्स योर फर्स्ट डे ऑफ वर्क, एंड जो आपके कलीग्स होंगे वो भी आपसे पहली बार मिल रहे हैं, तो थोड़ी सी बातचीत कम हो सकती है. येस, बट धीरे धीरे जैसे आप एक दूसरे को जानते हो, when you start knowing each other, that means you and your colleagues, when you all start knowing each other, तो डेफिनेटली आप एक दूसरे के साथ काफ़ी बातें शेयर करोगे. yes,
you will go to help them, आप वो लोग आपकी हेल्प करेंगे. सो यू नो देर इज़ लाइक अ गुड ह्यूमन रिलेशन, देर इज़ अ गुड ह्यूमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ डेवलपिंग. तो ये क्यों डेवलप हो रहा है ह्यूमन रिलेशंस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट? अगर आप डेफिनेटली बातचीत करोगे तब जाके ही आप ह्यूमन रिलेशंस डेवलप कर सकते हो अपने आसपास के लोगों के साथ. फिर धीरे धीरे जैसे आप उनको जानने लगते हो, यू बिकम कंफर्टेबल, देयर इज़ अ ट्रस्ट दैट इज़ बिल्ट. आप एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानने लगते हो. पर ये क्यों हुआ? जब आपने बातचीत की काफ़ी आपके आसपास के लोगों के साथ. सो दैट इज़ योर ह्यूमन रिलेशंस. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस पब्लिक रिलेशंस. ओके, समझते हैं कि पब्लिक रिलेशंस क्या होता है. आई लाइक अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल फॉर यू ऑल. whenever a movie is going to be released, okay, कभी कोई भी मूवी रिलीज होने वाली होती है कोई भी एक्टर की, ठीक है, तो डेफिनेटली द एक्टर्स स्टार्ट प्रमोटिंग दैट मूवी, दे स्टार्ट प्रमोटिंग देमसेल्व्स एंड ऑडियंस को बताया जाता है कि हमारी मूवी आ रही है. लाइक फॉर अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल, इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ मूवी 83 विच इज़ अपना वर्ल्ड कप पे जो मूवी बनने वाली है. रणवीर सिंह इज़ देयर इन दैट मूवी एंड ऑल्सो दीपिका पादुकोण इज़ देयर इन द मूवी. सी, आई टेक अ वेरी रिलेटेबल एग्जाम्पल ताकि आपको सबको यू नो एक ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. सो दिस मूवी दैट इज़ कमिंग 83 विच इज़ ऑन द वर्ल्ड कप विन ऑफ इंडिया एज अ टीम इन द क्रिकेट मैच ऑफ 1983. इसके लिए उस मूवी का नाम रखा है 83. अभी everyone knows who is रणवीर सिंह and who is दीपिका पादुकोण, ठीक है, हम सब उनको जानते हैं. बट फिर भी जब भी उनकी मूवी रिलीज होने वाली होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन करने लगते हैं. दे स्टार्ट यू नो इंटरेक्टिंग विद द ऑडियंस. कॉलेज फेस्टिवल में चले जाएंगे, रियलिटी शोज़ पे आ जाएंगे, या फिर इंस्टाग्राम पे यू नो कॉन्स्टेंटली दे कीप ऑन अपडेटिंग देमसेल्व्स. देन लाइव सेशन करते हैं वो लोग इंस्टाग्राम पे. क्यों करते हैं? सो दैट एक पब्लिक रिलेशन बिल्ड हो जाए बिटवीन देम एंड द ऑडियंस एंड एक अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिल जाए whenever the movie is releasing. See, all of us know who Deepika Padukone and who Ranveer Singh is, but जब भी उनकी मूवी रिलीज होने वाली होती है इट इज़ गुड दैट यू नो उनको एक अच्छा सा एक ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने का चांस मिलता है एंड हेंस दे बिल्ड पब्लिक रिलेशंस. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लास्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, दैट इज पर्सनल असेट. प्लीज कंफ्यूज मत होना, पर्सोनल असेट नहीं है, इट इज पर्सनल असेट. ना समझते हैं. आई टेक माई ओन एग्जाम्पल राइट नाउ. सपोज हम एक क्लास में बैठे हैं. नाउ दिस इज वीडियो लेक्चर के थ्रू रिकॉर्डिंग हो रहा है, बट सपोज वी आर ऑल इन अ क्लास एंड आई एम ऑन द स्टेज एक्सप्लेनिंग यू ऑल द सेम थिंग विच आई एम डूइंग राइट नाउ ऑन वीडियो लेक्चर. तो अगर सपोजिंग I in an educational institute being a teacher becomes the personal asset, मतलब a teacher becomes a personal asset in an educational institution. अभी personal asset मतलब क्या? अगर हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है टीचर बनने का, प्रोफेसर बनने का, तो हमारा नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए कि हम जो भी मैसेज कन्वे करते हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन कन्वे करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट्स को बराबर से समझ में आना चाहिए. इफ़ सपोजिंग आई माई सेल्फ बीइंग अ CS, आई नो ऑल द नॉलेज इन माई माइंड, मेरे माइंड में मुझे सब कुछ आता है, बट अगर मैंने उसको सही तरीके से कन्वे किया ही नहीं तो क्या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ पाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ? डेफिनेटली नॉट. सो अंडरस्टैंड, पर्सनल असेट जो होता है ना, उसको अपना कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे से रखना होता है ताकि वॉट एवर मैसेज इज कन्वेड by the personal asset is understood by the receivers. Second example, if suppose I am the manager in an organization and आप सब लोग मेरे workers हो, आप मेरी organization में काम कर रहे हो,
तो मैंने आपको एक काम दिया है, बट इफ़ आई माई सेल्फ आई एम नॉट क्लियर कि मुझे आपको क्या काम देना चाहिए, तो क्या आप सही से काम कर पाओगे? डेफिनेटली नॉट. इफ़ आई डोंट कन्वे द मैसेज टू यू प्रॉपरली, सो माई receivers will not be able to understand what I am trying to say. So personal asset मतलब in an education institute, who is a personal asset? The teacher is a personal asset. अगर उनका नॉलेज बहुत सही है, बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छे से है, एंड इट इज़ कन्वेड इन अ प्रॉपर वे, तब जाके हमारा ऑडियंस, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे रिसीवर्स बराबर से उसको समझ पाएंगे. Likewise, in an organization, if a manager who is a personal asset is very effective in the communication, तो डेफिनेटली उनके जो वर्कर्स होंगे, उनके जो सबॉर्डिनेट्स होंगे, उनको बराबर से सब कुछ समझ में आ जाएगा. Yes, so the personal asset should be very much skillful in a communication process. Okay, so importance of communication, all the head points once again: increase in size, growing specialization, human relations, public relations, personal asset, trade union movements, and cutthroat competition. I hope major topic of whatever I have taught you is clear. That is, first was introduction, then we did features of communication, and finally we did importance of communication. Okay.